हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो भाई आज अपन अपना लेक्चर आगे कंटिन्यू करते हैं और अपन ने कल कहां तक पढ़ाई करी थी। अपन ने कुछ नॉन कंजर्वेटिव और कंजर्वेटिव फोर्सेस पे कुछ एग्जांपल देखे थे। एनर्जी के बारे में अपन ने बात करी थी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल एनर्जी तक हमारी बात क्लियर हो चुकी है। आज हम थोड़े से न्यूमेरिकल देखते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला निकला था वो क्या निकला था? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स, यानी कि यूएफ माइनस यूआई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं आज अपन। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, है ना। अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो बेटा मेरे को बीच में रोक करके पूछ लेना, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं बहुत धीरे धीरे इन एग्जांपल्स को समझाऊंगा। देखो अभी अपने पास यहां पे ग्राउंड है और इस ग्राउंड पे आपको इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यहां पे दी हुई है 0। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आपके पास नहीं है। भाई अपने को क्या पता करना है? अपने को पता करना है टोटल पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि यूएफ माइनस यूआई। आपको डेल्टा यू पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो ये कहता है डेल्टा यू इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन, या ऐसे बोल दीजिए माइनस ऑफ डेल्टा यू इज इक्वल्स टू वर्क डन। दोनों में से कैसे भी बोल दीजिए, दोनों बातें सही हैं। तो अब यहां पे आपको देखना है कि भाई अगर डेल्टा यू पता करना है तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो आपको पता है, लेकिन फाइनल पोटेंशियल एनर्जी अभी आपको नहीं पता है। तो ये कैसे पता लगाएंगे? देखो हमको दिख रहा है कि यहां पे एक बॉल है, इसमें कुछ ना कुछ मास है और वो कितना है 2 kg, यानी कि mg फोर्स कुछ नीचे लग रहा होगा, यानी कि ये जो mg फोर्स है क्या बेटा ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है। अच्छा, इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो 5 मीटर ऊपर हुआ है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जब बॉल यहां पे है, ठीक है ना, या कहीं पे भी मान लीजिए बॉल अभी सपोज इस पोजीशन पे mg नीचे लग रहा है, 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट ऐसे ऊपर है सॉरी। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई मुझे ये बताइए भाई यहां पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है या नहीं है? है ना वो कंजर्वेटिव फोर्स, यानी कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल्स टू कितना होगा बेटा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और देखो फोर्स नीचे जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर जा रहा है, तो इन दोनों के बीच में थीटा कितना होगा? 180 डिग्री का, यानी कि कितना हो गया mg इंटू 5 इंटू कॉस 180 डिग्री। मैं एक एक स्टेप लेकर के समझा रहा हूं, आने वाले एग्जांपल्स में अपन ये सब चीजें डायरेक्ट लिखेंगे। सो mg इज 2 इंटू 10, यानी कि 20 इंटू 5 इज 100 एंड दिस माइनस साइन, सो माइनस 100 जूल। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी तो कितना आ गया? माइनस 100 जूल। हमको निकालना क्या है? पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट। तो यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा? यूएफ माइनस यूआई इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। यहां पे कौन सा कंजर्वेटिव फोर्स है? क्या बेटा ग्रेविटेशनल है, तो मैं इसको जी बना दूं। तो देखो यूएफ तो मुझे फाइंड आउट करना है, यू इनिशियल मुझे क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कितना है? 0 है, तो माइनस 0 इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है? माइनस 100 जूल। तो ये माइनस और ये माइनस 100 जूल, कितना हो गया बेटा टोटल? 100 जूल। अब मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में, मैंने आपको वर्क डन बाय ग्रेविटी यहां सेपरेटली कैलकुलेट करके बताया। आप चाहें तो यहीं पे कैलकुलेट कर सकते थे, ठीक है ना, यहीं पे ये इक्वेशन यहां लिख देते, ये भी सही था, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? चलो लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। ओके, सो यहां पे भी हमको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। अब देखो इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने इस पॉइंट को, ग्राउंड को हमारा रेफरेंस पॉइंट बनाया था। पोटेंशियल एनर्जी भाई याद है ना हमें, पोटेंशियल एनर्जी को हम तभी सॉल्व कर सकते हैं जब हम एक रेफरेंस पॉइंट माने, लेकिन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें जरूरत नहीं है रेफरेंस पॉइंट की, वो उस पर डिपेंड नहीं करती है। तो अब यहां पे इन्होंने क्या किया, हम तो सोच रहे थे कि ना हम पहले इसको
इनिशियल लेवल लेकर के चलें। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया कि भाई 5 मीटर के ऊपर, यानी कि इसको कंसीडर ना करें, ये इसको आप कंसीडर करें। यहां पे आपकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है। सो दिस इज योर रेफरेंस पॉइंट। ये आपका क्या हो गया? रेफरेंस पॉइंट हो गया यहां पे। और रेफरेंस पॉइंट ग्राउंड से कितना ऊपर है? ये क्या है? दिस इज ग्राउंड। तो ग्राउंड से 5 मीटर की ऊंचाई पे आपने एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया है और बॉल 7 मीटर ऊपर जा चुकी है ग्राउंड से। रेफरेंस पॉइंट भी आपने ग्राउंड के रेस्पेक्ट में माना है और बॉल कितनी हाइट तक ऊपर गई है वो भी आपने ग्राउंड के रेस्पेक्ट में माना। लेकिन जो आपका रेफरेंस पॉइंट है वो ग्राउंड से कितना ऊपर है? 5 मीटर ऊपर। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, समझने की कोशिश करना। तो जहां पे रेफरेंस पॉइंट है वहां पे हमने हमारी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को माना, और बॉल जहां पे मैक्सिमम गया है वहां पे हमने हमारी मैक्सिमम या फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को हमने माना। अब क्या हुआ, अगर मैं आपसे पूछूं रेफरेंस पॉइंट से कितना ऊपर गई है बॉल, तो आपका जवाब क्या होगा सर? 7 - 5 यानी कि 2 मीटर। तो हमें जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पता करना है, ये जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी पता करनी है विद रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि वो पोटेंशियल एनर्जी इस पे रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करती है। तो ये हमारे ऊपर है कि हम रेफरेंस पॉइंट कहां पे मान रहे हैं। अगर मैं यहां पे रेफरेंस पॉइंट मान रहा हूं तो इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला अपना क्या होता है? UF - UI इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अगेन द कंजर्वेटिव फोर्स इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि ऐसे लग रहा है नीचे mg, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर। तो जो भी वर्क डन आएगा बाय ग्रेविटी वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं? UF तो मुझे पता करना है, U इनिशियल मुझे 0 दे रखा है, और नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, तो ये माइनस साइन तो एक बाहर लगा ही लिया। अब कितना होगा? mg इंटू h इंटू कॉस 180 डिग्री, यानी कि जो भी आएगा नेगेटिव में आएगा। सो माइनस का साइन 2 kg, मतलब 2 kg जो मास है इसका, इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू इट्स हाइट। तो अब ये देखो कितना हो गया? UF इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 इज 20, 20 इंटू 2 इज 40, और माइनस माइनस प्लस हो गए, तो यानी कि 40 जूल इज द पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई इसकी? 40 जूल। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। बेसिकली ये सब प्रोफाइल्स हैं। अगर अपन इन क्वेश्चंस को समझ पा रहे हैं तो जो अपन और अच्छे अच्छे एग्जांपल्स लेंगे, अभी तक तो सब बेसिक एग्जांपल चल रहे हैं, अच्छे एग्जांपल्स अभी लेना अपने को बाकी है। अब यहां पे क्या है, देखो ये इंक्लाइन प्लेन है, और ये इंक्लाइन जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो 37 डिग्री पे है, और ये आपका यहां पे ग्राउंड है, ठीक है ना? दिस इज ग्राउंड। और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो आपको दे रखी है वो 15 जूल दे रखी है। बॉल आपकी यहां पे कहीं पे है, और वो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है यहां से यहां तक का, ये डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर का है, ठीक है ना? तो पोटेंशियल एनर्जी अगर मुझे फाइंड आउट करनी है तो यानी कि मुझे क्या पता होनी चाहिए? हाइट पता होनी चाहिए, ठीक है ना? जितनी ज्यादा ऊंचाई पे उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए। तो भाई हाइट मुझे कैसे पता चलेगी? क्या ये वाली हाइट यहां पे काम आएगी? ये ग्राउंड है, ये 37 डिग्री, दिस इज योर हाइपोटेनियस, दिस इज 90 डिग्री, तो ये क्या हुआ? परपेंडिकुलर हुआ। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में क्या रिलेशन होता है? क्या बेटा? साइन थीटा का। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कितनी निकल करके आ गई? 10 इंटू साइन 37 डिग्री। साइन 37 कितना होता है? 3/5। सो 10 इंटू 3/5, दिस इज इक्वल्स टू 6 मीटर, यानी कि ये जो हाइट आई आपकी, दिस इज 6 मीटर। अब हाइट है आपके पास, ये बॉल का जो मास लग रहा होगा या जो फोर्स लग रहा होगा इस मास की वजह से वो कितना होगा? mg नीचे, तो mg फोर्स नीचे, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर है ना? तो यहां पे भी जो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा। और क्या देख सकते हैं अपन यहां पे? तो इनिशियल अपने को यहां पे ऑलरेडी बता रखी है।
So our formula is UF minus UI is equals to negative of mgh, और ये जो भी mgh आएगा दिस इज ऑल्सो -1. सो U फाइनल मुझे पता करना है -15 इज इक्वल्स टू, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे. सो m इज 2 इंटू g इज 10 इंटू हाइट इज 6. सो 10 2 is 20, 20 इंटू 6 इज 120. तो UF कितना आ गया? UF इज इक्वल्स टू 120 प्लस 15, यानी कि कितना हो गया? 135 जूल. सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 135 जूल. और ये आपका कब आया है? जब ये बॉल यहां पे 6 मीटर का डिस्टेंस नीचे आएगी तो ये ट्रेवल करेगी तब. ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे. एक और लेते हैं इंक्लाइन पे ही क्वेश्चन. सब बन गए होंगे वैसे तो ये क्वेश्चन आपसे. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत सीधे होते हैं. ठीक है ना. अब यहां पे देखो क्या है, ये रॉड है, ये ग्राउंड है. ग्राउंड से हमने एक रॉड का इंक्लिनेशन लिया है कितना? थीटा. और इस रॉड का मास m है और टोटल लेंथ कितनी है? l है. तो हमारा क्वेश्चन क्या है? फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट l/2, यानी कि जब ये रॉड की लंबाई को आधा कर दें अपन, उस पॉइंट पे आप हमें बताइए कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी. तो भाई अगर ये टोटल l लेंथ है तो यानी कि इसका मिड पॉइंट ले लूं इस रॉड का. लेट्स से कि इसका मिड पॉइंट यहां पे कहीं पे आ रहा है. ओके, सो अगर ये इसका मिड पॉइंट है तो यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है दिस इज बेसिकली l/2. और मुझे यहां से यहां तक की हाइट भी पता होनी चाहिए. तो अगर ये थीटा है, ये हाइपोटेनियस है, ये 90, ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर में और हाइपोटेनियस में अगेन द रिलेशन इज ऑफ साइन थीटा. बेटा इसको समझने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? तो ये परपेंडिकुलर है, ठीक है ना. हमें ये पता करना है, तो यानी कि h इंटू साइन थीटा, और h कितना है? l/2. सो l/2 साइन थीटा, ये अपना क्या आ गया? परपेंडिकुलर आ गया. तो मैं यहां पे लिख सकता हूं दिस इज l/2 साइन थीटा. कोई दिक्कत नहीं है यहां तक. तो ग्राउंड से कितनी ऊपर है ये? l/2 साइन थीटा. अच्छा, अगर ये m मास का है तो ऑब्वियस सी बात है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा mg. तो फोर्स हो गया और कितना डिस्प्लेस हुआ? ये हो गया. और ऑब्वियस सी बात है कि वर्क डन बाय ग्रेविटी कैसा है? नेगेटिव है यहां पे. तो यहां पे ये मान करके चलें कि जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है, मैं यहां पे शायद टाइप होने से मिसप्रिंट रह गया यहां पे, ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को यहां पे 0 आप अपने अपने कॉपीज में कर सकते हैं. फाइनल पोटेंशियल एनर्जी UF आपको कैलकुलेट करनी है. ठीक है ना. तो भाई कैसे करेंगे? हमको पता है फॉर्मूला, UF माइनस UI इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी. तो इसको माइनस ऑफ WG लिख दिया. सो UF हमको पता करना है, UI 0 है और वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हुआ? जो भी आएगा वो माइनस में ही आएगा, तो माइनस माइनस प्लस कर दिया मैंने डायरेक्ट. और कितना हुआ? mg l साइन थीटा बाय 2, यानी कि जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई वो कितनी हो गई? mg l/2 इंटू साइन थीटा. अब अगर यहां पे आपको थीटा का, यानी कि अगर आपको इंक्लिनेशन यहां पे गिवन हो तो आप यहां पे क्या कर सकते हैं? जैसे सपोज इंक्लिनेशन आपको गिवन है 37 डिग्री का, सो यू कैन टेक द इंक्लिनेशन ऑफ 37 डिग्री. तो साइन 37 की वैल्यू यहां पे कैलकुलेट कर दीजिए. अगर लेंथ आपको बता रखी है तो आप उस हिसाब से कर लीजिए. ठीक है, नोट कीजिए यहां पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को. कोई दिक्कत किसी को भी? क्लियर है सब? चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं. नाउ दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन पेंडुलम. ओके, सो यहां पे क्या है? अ बॉल ऑफ मास m सस्पेंडेड बाय अ थ्रेड ऑफ लेंथ l इज फ्रॉम a to b, देन फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. तो यहां पे ये चीज देखिए, यहां पे हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है, लेकिन पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल एनर्जी नहीं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो
अच्छा, एक और चीज नोटिस करिएगा, यहां पे अपन जो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर रहे हैं वो तब कर पा रहे हैं जब हमको यहां पे फोर्स के बारे में नॉलेज है। और यहां पे कौन सा फोर्स काम कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसको मानिए आप सेंटर पॉइंट या हिंज पॉइंट, यहां से हमने इसको पकड़ रखा है। ये एक स्ट्रिंग है L लेंथ की और ये बॉब यहां पे है, ठीक है। अभी क्या कर रहे हैं हम, इसको जैसे ही यहां पे इस पोजीशन से छोड़ रहे हैं तो ये इधर आएगा और ये पूरा ऊपर तक जा रहा है। यानी कि ये अगर L लेंथ का है तो यहां से यहां तक की भी जो स्ट्रिंग है वो कितनी की है? L लेंथ की है। डायग्राम में शायद थोड़ी सी ये बड़ी दिख रही है, छोटी दिख रही है, तो आप इसको, इससे घबराइएगा नहीं, ये थोड़ी सी यहां पे डायग्राम की गलती है बनाने वाले की। जितनी लेंथ यहां है उतनी ही लेंथ यहां पे है। ये क्या है? एक ऐसे पेंडुलम है जो यूं जा रहा है, ठीक है ना। आपने यहां से पकड़ रखा है, ये ऐसे और ऐसे जा रहा है, ठीक है ना। तो अभी बॉब यहां पे है, जब ये आगे जाएगा तो इधर मूवमेंट होएगा और यहां पे फाइनल यहां पे आएगा, फिर यहां से नीचे जाएगा और यहां पे आएगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने एक वर्टिकल सेक्शन डाला और बोल दिया कि भाई यहां से लेकर के यहां तक का जो एंगल है ये कितना है? थीटा है। बॉब जब यहां पे आया तो इन्होंने इस लाइन को रेफरेंस पॉइंट, ये देखो मैं अपने मन से कुछ भी नहीं कर रहा हूं, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये रेफरेंस लाइन बता दी गई है। वर्टिकल सेक्शन पे थीटा एंगल दे दिया गया है, L लेंथ की स्ट्रिंग है और बॉब है ये। इस बॉब का जो मास है वो इन्होंने कितना बताया हुआ? M। इस बॉब का मास कितना है? M है। दिस इज पोजीशन B, दिस इज पोजीशन A। अब इन्होंने पोजीशन B पे हमको क्या बोला गया है कि पोटेंशियल एनर्जी यहां पे कितनी है? 0 है। अब यहां पे सोचने वाली बात इतनी सी है कि ये जो मतलब यहां पे जो मोशन हो रहा है, दिस इज द फाइनल पोजीशन एंड दिस इज द इनिशियल पोजीशन। ये मत समझना कि यहां से स्टार्ट हुआ, यहां गया, फिर वापस आया। हुआ क्या है? यहां से स्टार्ट किया है, इसको यहां पे पकड़ रखा था, छोड़ दिया, यहां तक गया, फिर वापस यहां पे आएगा, ठीक है ना। तो इसको मैं क्या बोल रहा हूं? दिस इज इनिशियल पोजीशन और ये कैसी पोजीशन है? दिस इज फाइनल पोजीशन। ये इनिशियल और ये फाइनल। अब देखो यहां पे अपन क्या कर सकते हैं, अगर ये इनिशियल पोजीशन है तो मुझे यहां पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी पता करनी है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास कितनी है? 0 है। अगर मेरे को चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पता करना है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? UF माइनस UI। UF तो 0 है ही सही, UI लेकिन मुझे पता नहीं है, तो UI पता करने के लिए मुझे क्या क्या पता करना होगा? भाई ये बॉल है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें नीचे की तरफ एक mg फोर्स लग रहा होगा। अब इस पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट से इसकी हाइट कितनी है, अगर ये मुझे पता चल जाए तो क्या मैं UI पता कर सकता हूं? हाँ या ना? कर सकता हूं मैं। तो मास तो m है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, तो फोर्स के मामले में तो मैं क्लियर हो गया। लेकिन हाइट, अब देखो जितनी ये हाइट है क्या उतनी ही हाइट ये भी है? ये हाइट और ये हाइट तो बराबर है, तो ये थीटा है, ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो मुझे तो भैया बेस फाइंड आउट करना है और ये हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस और बेस में क्या रिलेशन होता है? क्या बेटा? कॉस थीटा का। यानी कि मैं ऐसा लिख सकता हूं कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस बराबर कितना हो जाएगा? क्या L कॉस थीटा हो जाएगा? यानी कि मैंने ये वाली लेंथ पता कर ली और ये कितनी आ गई? L कॉस थीटा। उसी तरह से ये वाली लेंथ भी कितनी हो जाएगी? L कॉस थीटा। जितनी ये है उतनी ही ये वाली लेंथ होगी। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? कोई दिक्कत यहां तक? चलो, तो भैया फोर्स मिल गया, हाइट मिल गई और ये भी पता चल रहा है कि ये दोनों के एरोज जो है अलग है। फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, कॉस 180 डिग्री, यानी कि वर्क डन बाय ग्रेविटी इज नेगेटिव, ठीक है ना। तो अब अगर यहां पे आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पता करनी हो तो आप बहुत इजीली पता कर लोगे। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना निकल करके आएगा आपके पास? UF माइनस UI। UF तो 0 है और UI कितना आ गया अपने पास? माइनस MgL कॉस थीटा। आंसर क्या हो गया? माइनस MgL कॉस थीटा। दिस इज योर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? क्लियर हुआ सबको? ओके।
Okay, so now our new topic is spring potential energy. यहां तक किसी भी क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को समझने में या उसके न्यूमेरिकल समझने में कोई दिक्कत आई किसी बच्चे को? नहीं, सब क्लियर है, पता चल रहा है वर्क डन नेगेटिव कैसे हो रहा है ग्रेविटी के थ्रू। चलो अब हम बात करेंगे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। अच्छा, कितने बच्चों को अभी भी याद है वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना आया था, कैसे निकाला था? सब बच्चों को याद है? बेटा पन्ने पलट लो, अगर भूल गए हो तो फटाफट से पन्ने पलट लो, देखो कैसे निकाला था। ठीक है, समझते हैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी को। देखो लेट्स से कि ये एक स्प्रिंग है जो कि अभी कैसी है, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के मान लो, ठीक है, और ये कैसी है, अभी ये नेचुरल लेंथ पे है, दिस इज एट नेचुरल लेंथ। तो हम एक अजम्पशन बोलते हैं, और वो अजम्पशन क्या है कि अगर स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में है तो उस पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जीरो है। ठीक है, अगर स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे हो या एक्सपेंशन हो रहा है उसमें, तभी उसमें कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, अदरवाइज अगर वो नेचुरल लेंथ में तो जीरो होगी। क्या इतनी बात सबको क्लियर है? बढ़िया, अच्छे से नोट डाल के लिख लो। अगर स्प्रिंग, इफ द स्प्रिंग इज इन इट्स नेचुरल लेंथ, इफ द स्प्रिंग इज इन इट्स नेचुरल लेंथ, देन द स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। ठीक है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी विल ओनली एग्जिस्ट ऑन इट्स कंप्रेशन और एक्सपेंशन। ठीक है, तो अभी ये नेचुरल स्टेट में है और इसमें अभी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जीरो है। अब देखो क्या हुआ, सपोज अब ये मैंने इसको क्या किया है, यहां पे एक्सपेंड किया है या कॉन्ट्रैक्ट किया है? एक्सपेंशन हुआ है। ठीक है, ये अब इस स्प्रिंग में थोड़ा सा एक्सपेंशन हो चुका है। अब ये जो एक्सपेंशन है, ये कितना एक्सपेंशन हुआ? लेट्स से कि कुछ एक्स, लेट्स से कि कुछ एक्स। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करती है। तो ये जो एक्स डिस्टेंस हमने आगे बढ़ाया है, ये किसके रेस्पेक्ट में? क्या इस नेचुरल लेंथ के रेस्पेक्ट में? यानी कि ये वाली जो लाइन होगी ये एज अ रेफरेंस पॉइंट काम करेगी। तो यहां पे जीरो एंड दिस इज एक्स, तो ये जीरो से एक्स इसने ट्रेवल किया है एंड दिस इज द रेफरेंस पॉइंट बेसिकली। ऑब्वियस ही बात है कि भाई यहां पे भी स्प्रिंग कांस्टेंट तो के ही होगा। तो अब ये क्या हुआ, यहां पे ये एक्सपेंशन हो गया, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना निकाला था अपन ने? क्या हमने माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस जीरो, यानी कि एक्स फाइनल स्क्वायर। अरे यार बेटा ये भूल गए क्या? वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना निकाला था हमने? माइनस 1/2 के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर। क्या ऐसा किया था कि नहीं किया था? तो यहां पे फाइनल पॉइंट एक्स है, इनिशियल पॉइंट जीरो है, तो यहां पे वर्क डन कितना हो जाएगा? माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर, यानी कि माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। दिस इज वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। इसको समझने में कोई दिक्कत है क्या? हमें ये तो क्लियर है इतनी पार्ट तो हमें। चलो, तो हमें यहां पे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, तो मैं मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना और रिलेट करना कल के लेक्चर के साथ, जो हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए पढ़ा था। उसमें क्या पढ़ा था? चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स।
ठीक है, तो यहां पे भी हम क्या बोल सकते हैं, स्प्रिंग फोर्स के लिए चेंज इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स। अब यहां पे अगर मैं बोल रहा हूं कि ये इनिशियल पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी ui है और फाइनल पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी uf है, तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, चेंज इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी यानी कि uf माइनस ui इज इक्वल्स टू द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स। क्या स्प्रिंग फोर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स? क्या बेटा मैंने 4 कंजर्वेटिव फोर्स बताए थे आपको, स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, और मैंने कल के लेक्चर में आपको यह भी बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिक तो हम 12th में देख लेंगे, ग्रेविटेशनल और स्प्रिंग की बात हम अभी करेंगे, और क्यों हुए थे ये कंजर्वेटिव फोर्स ये भी हम अब जानते हैं, ठीक है ना। बोथ ऑफ दीज फोर्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, इनको तो सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन से मतलब होता है। क्लियर है कि नहीं है? अगर हम इतना समझते हैं कि भाई स्प्रिंग फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो यहां पे क्या लिख सकता हूं, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, और वर्क डन ऑफ स्प्रिंग फोर्स आया कितना था, क्या माइनस ऑफ हाफ के एक्स स्क्वायर आया था, यानी कि यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस ऑफ माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। अब यहां पे हम एक्स स्क्वायर लिख रहे हैं, क्यों? एक्चुअली में ये है क्या, एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर, ठीक है। सो माइनस ऑफ दिस माइनस हाफ के एक्स फाइनल इज एक्स स्क्वायर, एक्स इनिशियल इज 0, सो दिस इज नाउ हाफ के एक्स स्क्वायर। अब देखो ये बराबर किसके हुआ यहां पे, uf माइनस ui एंड uf माइनस ui, ठीक है। एज ऑफ नाउ दिस इज आवर फॉर्मूला, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर। ये हमने एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया, किसके लिए, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के लिए। लेकिन यहां पे एक चीज और कर सकते हो भाई, ये आपकी रेफरेंस लाइन थी, ये आपने इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ली, यहां पे 0 से स्टार्ट किया, तो हम ये बोल सकते हैं कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी अगर 0 है और x डिस्टेंस पे लेट से फाइनल पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है, लेट से कुछ ux के बराबर है, तो अल्टीमेटली हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा भाई, अभी तक क्या फॉर्मूला था, uf माइनस ui इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर, तो अब क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ux माइनस 0 इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर, सो ux इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर। क्या देखो ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला एक ही चीज है। सो दिस इज द स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी जो कि अभी अभी हमने यहां पे कैलकुलेट करी। किसी को कोई दिक्कत? क्या हमने यहां पे कोई नई बात पढ़ी? क्या हमने सिर्फ एक छोटी सी लाइन को समझा, और वो लाइन क्या थी, क्या ये? और अब तो हमें इस लाइन को भी समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को बहुत अच्छे से समझा था। तो स्टार लगा के इसको हाईलाइट करके रखो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी को समझने के लिए हमें केवल एक लाइन पता होनी चाहिए, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स। और हमें वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स हमने अभी अभी कैलकुलेट किया, कितना है, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, यहां पे पुट किया इस इक्वेशन में। सो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज हाफ के एक्स स्क्वायर, यानी कि माइनस का प्लस हो गया। ऑब्वियस सी बात है, ऐसा ही ग्रेविटेशन के सेंस में भी हुआ था, अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो। यहां पे हमने क्या किया, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को 0 माना, फाइनल को ux माना, तो अल्टीमेट फॉर्मूला हमारा ये आया। कोई दिक्कत इसको समझने में? एनीवन हैविंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन दिस, बोल सकते हैं? समझ में आया बेटा? क्लियर है? चलो, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं और एक रिलेशन पढ़ते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है हमारे समझने के लिए, और यहां से देखते हैं। हेडिंग डालेंगे सब,
relation between conservative force and potential energy. कोई भी बता सकता है इसका मतलब क्या है? बेटा हेडिंग का मतलब नहीं बताना, कंसेप्ट बताओ। एनीवन? देखो इस कंसेप्ट को अपने को समझना है तो अपन बहुत टेक्निकल वे पे नहीं चलेंगे। देखो हमको तो बात समझ में आनी चाहिए, आसान शब्दों में, हमसे न्यूमेरिकल बनने चाहिए इजी वे में, और हमारे नंबर आने चाहिए। ये हमारी बेसिक प्रायोरिटी है ना? तो हम चीजों को कॉम्प्लेक्स किए बिना आसानी से कैसे समझे, छोटा सा तरीका है। आज के लेक्चर में अपन ने जितने भी एग्जाम्पल किए, मेरे ख्याल से 6 एग्जाम्पल किए, 5 या 6 एग्जाम्पल किए हैं पोटेंशियल एनर्जी पे, है ना, वो भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे। सारे ही एग्जाम्पल में एक चीज कॉमन थी, क्या? सब में फोर्स था और हमने क्या कैलकुलेट किया? पोटेंशियल एनर्जी। हर एक क्वेश्चन में था कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, कैलकुलेट द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो कैसे किया हमने कैलकुलेट? हम तो हमारे फॉर्मूले में चीख चीख के बोल रहे हैं कि ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन। वर्क डन निकालना है तो फोर्स होना चाहिए, और हर एक क्वेश्चन में वहां पे फोर्स गिवन था। तो फोर्स की प्रेजेंस में हमने पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट किया। कैसे? बेसिकली इंटीग्रेट करके। वर्क डन अपन जो निकालते हैं बेसिकली इंटीग्रेट करके निकालते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को। अगर हमको बातें सामने ही क्लियर हो रही है कॉस थीटा वाली, भाई ठीक है, दोनों के बीच में अगर 0 डिग्री है 180 डिग्री है तो हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। 0 या उसके अलावा कुछ और आता है तो थोड़ा सा हमें इंटीग्रेशन देखना पड़ता है, थोड़ी सी सिचुएशन कॉम्प्लेक्स होती है तो बेसिकली इंटीग्रेट करना पड़ता है वर्क निकालने के लिए, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी को हमने कब फाइंड आउट किया? जब फोर्स हमें गिवन था। अब मैं जो हेडिंग पढ़ा रहा हूं आपको उसमें है रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? अगर आपको फोर्स ना दिया जाए, आपको क्या दे दिया जाए? पोटेंशियल एनर्जी दे दी जाए और आपको बोला जाए कि भैया फोर्स निकाल करके दो, तो क्या करोगे? पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट कर दोगे, ठीक है, कोई दिक्कत? भाई जब फोर्स से पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होती है तो आप इंटीग्रेट कर रहे हो, तो पोटेंशियल एनर्जी से, या इसको ऐसे कर लो, पोटेंशियल एनर्जी से जब आपको फोर्स निकालना है तो क्या करोगे? तो d/dx करोगे, यानी कि डिफरेंशिएट करोगे, हाँ या ना? ये वाली चीज क्लियर है नहीं है? करते हैं अपन ऐसा, फोर्स से पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होती है तो इंटीग्रेट करते हैं। अगर इसका उल्टा करना है तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपस में अपोजिट फंक्शन है। तो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, y, z जो भी है, तो क्या मुझे फोर्स मिल जाएगा? तो ये बेसिकली अपने को यहां पे करना है, ठीक है। तो एक छोटा सा फॉर्मूला है इसमें, और वो क्या है? F वेक्टर इज इक्वल्स टू, अब देखो एक फंक्शन आएगा, इससे डरना नहीं है, अब इसको भी अपन समझेंगे। डो बाय डो एक्स, डो यू बाय डो एक्स आई कैप, देन माइनस ऑफ डो यू बाय डो वाई जे कैप, माइनस डो यू बाय डो जेड के कैप। ये एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के बिहाफ पे अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी गिवन हो तो हम फोर्स को फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। अब लेकिन भाई सवाल आता है, सर आपने ये डो लिख दिया, इसका क्या मतलब है? नॉर्मल डिफरेंशिएशन में और इस वाले पार्शियल डिफरेंशिएशन में बेसिकली इसको अपन क्या बोलते हैं? डो बाय डो एक्स जो भी आता है इसको हम बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो दोनों में क्या अंतर होता है 2 मिनट के लिए वो भी सीख लेते हैं, फिर इस पे एक एग्जाम्पल ले लेंगे अपन। देखो एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, लेट से x² प्लस
वाई स्क्वायर का आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, नॉर्मल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मान लो ये आपको बोला गया है, तो आप क्या करोगे, आप डी बाय डी एक्स करोगे इस पर्टिकुलर सिचुएशन का। तो एक्स स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 2x, वाई स्क्वायर का dx के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन प्लस 2y, और यहां पे क्या आ जाएगा, dy बाय dx। क्या मैं गलत हूं या सही हूं? क्या यही आप लोग नॉर्मल डिफरेंशिएशन करते हो? अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं थोड़ा सा इसमें चेंजेस करूंगा। कैसे? अगर मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन करूं तो नाउ दिस इज पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ, किसका करना है आपको, एक्स स्क्वायर। में क्वेश्चन को चेंज नहीं कर रहा हूं ताकि आप दोनों में डिफरेंस पता कर सके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, ठीक है ना। तो अब आप अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपको करना है तो आप क्या करेंगे, डो बाय डो एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आप यहां पे क्या लिखेंगे अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो मैं इसका आंसर 2 मिनट के बाद लिखूंगा। एक छोटी सी बात है वो सुन लो, जो बहुत मेजर अंतर है। नॉर्मल डिफरेंशिएशन ऐसे होता है, ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या होता है, अगर आपको बोला गया है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एनी पर्टिकुलर इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो अगर उस इक्वेशन में एक्स में कोई वेरिएबल है तो आप केवल उन्हीं का ही डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बाकी और अगर कोई वाई और जेड में कोई टर्म दे रखी होगी तो आप उसको अवॉइड करोगे, आप उसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करोगे। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो यहां पे मैंने बोला है पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि डो बाय डो एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को तो मैं कंसिडर कर लूंगा, क्या मुझे वाई स्क्वायर को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना चाहिए? और अगर वाई स्क्वायर एक कांस्टेंट हो गया तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, यानी कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 2x। क्या ये वाली बात क्लियर है सबको? इसे कहते हैं बेसिक डिफरेंशिएशन, है ना। मतलब जो बेसिक मीनिंग है दोनों का, नॉर्मल का ये और पार्शियल का ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। क्या सबको ये वाली बात क्लियर होती है? तो पार्शियल डिफरेंशिएशन कोई बड़ी चीज नहीं है, केवल इतना सा है, डिडक्शन है। जो काम का नहीं है उसको हटा दो, एज अ कांस्टेंट ट्रीट करो और साइड करो, ठीक है ना। अगर यहां पे मुझे डो बाय डो वाई भी अगर मैं निकालता तो कितना आता, 2y आ जाता, x तब 0 हो जाता, ठीक है ना। चलो तो क्लियर हुआ ये आपको। अब अपन यहां पे अगर ये रिलेशन आपको समझ में आया तो आप अपन इसके ऊपर एक बेस्ड एक क्वेश्चन लेते हैं, और वो भी क्वेश्चन बहुत सीधा सा ही ले रहा हूं मैं, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। लेट्स से कि दोबारा से मैं एक और चीज बता रहा हूं, ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं अपन, रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हम पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स निकालना चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स निकालना। पोटेंशियल एनर्जी अगर हमें गिवन होगी हम उसको डिफरेंशिएट कर लेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा। सो नाउ वी हैव अ पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल्स टू लेट्स से एक्स स्क्वायर प्लस लेट्स से वाई क्यूब। तो अगर मुझे फोर्स निकालना है तो मैं क्या करूंगा, माइनस डो बाय डो यू बाय डो एक्स। तो u कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, देन माइनस ऑफ डो बाय डो वाई, और यहां पे कितना आएगा u एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। क्या मुझे एक स्टेप और जाने की जरूरत है, क्या मुझे यहां पे डो बाय डो जेड कंसिडर करने की जरूरत है? नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे एक और एक दो डायमेंशन में बातें गिवन है, तो मैंने फॉर्मूला भी 2 डायमेंशन पे लिया। हालांकि हमने बात पूरी तीनों डायमेंशन की करी है, आई कैप, जे कैप, के कैप में, लेकिन क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि अपने को कितना स्टेप आगे लेना चाहिए। ओके, सो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, माइंड माई वर्ड्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब विद रिस्पेक्ट टू एक्स।
तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में मैं केवल x के वेरिएबल को कंसीडर करूंगा, उसके अलावा कोई भी और वेरिएबल आएंगे मैं उनको क्या करूंगा एज अ कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। सो y क्यूब इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0। डो वाई यानी कि पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू y, यहां पे x क्यूब, ये x स्क्वायर है, तो यहां पे x स्क्वायर को मैं कैसे ट्रीट करूंगा एज अ वेरिएबल इन x, और ये y से मिलता जुलता नहीं है, तो मैं क्या करूंगा इसको यहां पे 0 एज अ कांस्टेंट ट्रीट करूंगा। तो x स्क्वायर का पार्शियल डिफरेंशिएशन कितना हो गया बेटा, माइनस का साइन लगा हुआ था आगे, 2x फॉर्मूले में ही है। देन y क्यूब का कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर, एंड दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। आपने पोटेंशियल एनर्जी से क्या निकाल दिया यहां पे, फोर्स। ठीक है, नोट करें इनको सबको, और फिर अपन एक और टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल, जो कि आज के लेक्चर का अपन लास्ट टॉपिक लेते हैं, देन विल कंटिन्यू विद द थिंग्स। ओके, सो नाउ विल स्टार्ट इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल्स। तो हेडिंग डालेंगे सब लोग, इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है वर्क पावर एनर्जी में। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं। देखो, एक पाथ अगर मैं यहां पे ड्रॉ करूं, सब लोग ड्रॉ कर लें। देखो, हम आगे बढ़ते हैं इस कंसेप्ट में। एक छोटी सी बात सोच करके, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कब होता है? इक्विलिब्रियम तब होता है जब किसी भी पार्टिकल पे या किसी बॉडी पे अगर हम बोल रहे हैं कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम की स्टेट में है, तो यानी कि उसके ऊपर नेट फोर्स क्या होता है, 0 होता है ना। अगर नेट फोर्स 0 है किसी भी पार्टिकल पे, तो हम बोल सकते हैं कि ये बॉडी कैसे है, इक्विलिब्रियम में है। तो भाई अब अगर वो जो सारे नेट फोर्स का मतलब जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं हर डायरेक्शन से, उन सबका सम क्या हो जाए, 0 हो जाए। अब अगर जो सारे जो नेट फोर्स हैं, यानी कि जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, अगर वो सब के सब फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स अगर हो जाएं, तो हम इक्विलिब्रियम को पोटेंशियल एनर्जी के सेंस में भी डिफाइन कर सकते हैं। मेरी बात को बहुत अच्छे से सुनिएगा। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एक बॉडी पे जितने भी तरह के फोर्स काम कर रहे हैं उनका सम 0 होना, यानी कि नेट फोर्स 0 होना। मैं इतनी सी बात बोल रहा हूं कि जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं एक बॉडी पे, अगर वो सबके सब कंजर्वेटिव फोर्सेस हों, तो हम इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट को पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं। और ऐसा क्यों कर सकते हैं? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन ही कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए की गई है। ठीक है, तो अब हम यहां पे क्या करेंगे, मैं यहां पे एक बॉडी मैंने यहां पे ले ली, एक बॉडी यहां पे ली, और लेट से कि एक बॉडी यहां पे इस तरह से ले ली। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने ये वाली बात जानी है कि फोर्स इज डिफाइंड एज डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्या अभी अभी हमने ये वाली बात पढ़ी थी कि F इज इक्वल्स टू डो बाय डो एक्स, डो यू बाय डो एक्स? क्या हमने अभी अभी ये वाली बात पढ़ी है? यानी कि डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज फोर्स। अगर फोर्स को कैलकुलेट करना है तो पोटेंशियल एनर्जी को एक बार डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड जो भी है, तो आपको फोर्स मिल जाएगा। तो हम क्या मान करके चल रहे हैं कि जितने भी फोर्सेस यहां पे काम कर रहे हैं, ऑल आर
ऑल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। सारे के सारे फोर्सेस कैसे हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस है। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस पे ही हम क्या डिफाइन कर रहे हैं? पोटेंशियल एनर्जी थ्रू इक्विलिब्रियम। यानी कि हम क्या करेंगे, अब इस पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट को हम पोटेंशियल एनर्जी के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो अब देखो क्या हो रहा है, इस पर्टिकुलर इक्वेशन को देखो। अगर मैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन में फोर्स को जीरो कर दूं, क्या कर दूं? फोर्स को जीरो कर दूं, तो क्या ये डेरिवेटिव जीरो के बराबर हो गया? ठीक है। तो यानी कि अगर फोर्स जीरो होता है तो तीन बातें निकल करके आती हैं, या तो ये डेरिवेटिव जीरो हो जाए, या ये पॉजिटिव हो जाए यानी कि ग्रेटर देन जीरो हो जाए, या लेस देन जीरो हो जाए यानी कि पॉजिटिव हो जाए या नेगेटिव हो जाए। तो यहां पे तीन केस अपने को निकल करके आते हैं। ठीक है, एक जिसे अपन बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा, ये केवल ट्रांसलेशन मोशन के लिए डिफाइन कर रहे हैं अपन, यहां पे रोटेशनल की बात नहीं कर रहे हैं अपन। अभी अपन रोटेशनल पे आए ही नहीं है, हम जानते ही नहीं है रोटेशनल होता क्या है। ये जो भी बातें अपन कर रहे हैं केवल ट्रांसलेशन मोशन के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम अपन तीन तरह के पढ़ेंगे, एक तो स्टेबल, एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और तीसरा क्या पढ़ेंगे अपन? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये तीन बातें हम पढ़ेंगे। और अभी अभी हमने एक बात समझी कि अगर मैं फोर्स जीरो कर दूं यहां पे, तो पोटेंशियल एनर्जी या तो जीरो होगी, या कांस्टेंट, जीरो या कांस्टेंट बात बराबर है, या मैक्सिमम हो जाएगी या मिनिमम हो जाएगी। तो अपन यहां इस पर्टिकुलर इस एग्जांपल में देखते हैं, अगर मैं यहां पे इस बॉडी पे इधर से कुछ फोर्स लगाऊं तो क्या ये बॉडी ये नीचे की तरफ गिर जाएगी? अगर इधर से फोर्स लगाऊं तो ये इधर गिर जाएगी, लेकिन वापस अपनी पोजीशन पे ये नहीं आ पाएगी। इसका मतलब ये कैसी जगह है? ये एक अनस्टेबल पोजीशन है। अगर मैं इस बॉडी पे यहां से फोर्स लगाऊं और ये क्या होगा? ऊपर जाएगी, फिर वापस से ये अपनी पोजीशन पे आ जाएगी। अगर मैं इधर से फोर्स लगाऊं तो ये इधर ऊपर जाएगी और फिर वापस से नीचे आ जाएगी। तो यानी कि ये क्या हो रहा है, मैं इसको कहीं भी फोर्स लगा रहा हूं, कितनी भी दूर आगे लेकर के जाता हूं, ये वापस अपनी जगह पे आ जाती है। तो यानी कि यहां पे स्टेबिलिटी है। तो ये हम बोलेंगे कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम था। यहां पे हमने क्या देखा, अगर मैं इस बॉडी को आगे की तरफ लेकर के जाऊं तो ये यहां पे आके रुक जाएगी, पीछे की तरफ लेके जाऊं तो ये यहां आके रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि ये एक स्मूथ सरफेस है। ये कैसा सरफेस है? स्मूथ, एक प्लेन सरफेस है। तो इसको हमने क्या बोला कि ये कैसी पोजीशन है? दिस इज न्यूट्रल पोजीशन। ठीक है, तो अभी हमने तीनों बॉडीज पे फोर्स के रेफरेंस में ये समझा कि यहां पे इक्विलिब्रियम कैसा है। अगर इसी इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट को पोटेंशियल एनर्जी से समझने की कोशिश करें तो कैसे समझेंगे? देखिए, अगर मैं बोल रहा हूं कि ये यहां पे एट दिस पॉइंट हम बात करें अगर, तो यहां पे क्या बोल रहे हैं अपन? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। यानी कि अगर मैं बोल रहा हूं कि यहां पे du/dx क्या है? जीरो है। ठीक है ना? तो सेकंड जो डेरिवेटिव होगा इसका, या du की जगह अपन इसको डो बोले, dou/dx, तो सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा? dou u अपॉन dou(x²), ये अपना क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो। तो यहां पे क्योंकि ये मैक्सिमम पोजीशन पे बैठा है, ये मिनिमम पोजीशन है, ये मैक्सिमम पोजीशन है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? लेस देन जीरो। इस कंडीशन पे यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि ये कौन सी कंडीशन है? मैक्सिमा। ये कौन सी कंडीशन है? मिनिमा। दिस इज द पोजीशन ऑफ मिनिमा। तो यहां पे अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव देखेंगे तो डो यू
बाय डो एक्स कितना होगा 0, और जो सेकंड डेरिवेटिव होगा डो स्क्वायर यू अपॉन डो एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, मिनिमा है तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। यहां पे अगर अपन देखें तो यहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव तो यहां पे भी 0 हो जाएगा, और सेकंड डेरिवेटिव भी यहां पे क्या होगा 0, क्योंकि ये तो पोजीशन ही न्यूट्रल है। तो ये हमने बात करी किसके रेफरेंस में, पोटेंशियल एनर्जी के रेफरेंस में। तो भाई यहां पे हमको कैसे पता चला कि भाई यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम है, भाई ये जो पॉइंट आ रहा है, ये अगर आप इसको एक ग्राफ पे कंसिडर करोगे तो ये जो पॉइंट आ रहा है पीक पे, दिस इज मैक्सिमा, और मैक्सिमा पे ये कंडीशन होती है। ये आ रहा है यहां पे मिनिमा, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, तो इसको आप बोल सकते हो यू मैक्स और इसको आप बोल सकते हो यू मिन, ठीक है ना। तो यहां पे मिनिमा के लिए ये कंडीशन हो गई, न्यूट्रल के लिए ये कंडीशन अपने पास हो गई। तो अपन ने अभी इस इक्विलिब्रियम को फोर्स के थ्रू भी समझा, फोर्स के थ्रू समझा तो स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल की बात आ गई। जब पोटेंशियल एनर्जी के थ्रू समझा तो यहां पे मैक्सिमा और मिनिमा की बात आ गई अपने पास। तो इतनी बातें अपने को क्लियर है या नहीं है, इज इट ओके विद अस, नोट करिए यहां तक। ओके, सो यहां तक क्लियर है अपने को। मैं एक बार और रिपीट करता हूं इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को, थोड़ा सा ध्यान से समझना। बहुत सारे बच्चे यहां पे कंफ्यूज हो रहे हैं फोर्स की वजह से और पोटेंशियल एनर्जी की वजह से। हमने स्टार्टिंग करी थी इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम का मतलब है अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स 0 हो रहा है तो वो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है। अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो यानी कि नेट फोर्स 0 है ना। अब हम क्या बोल रहे हैं, नेट फोर्स 0 कब होता है, जब बहुत सारे अलग अलग तरह के फोर्सेस एड अप होकर 0 होते हैं। अब हम ये बोल रहे हैं कि जितने भी फोर्सेस काम कर रहे हैं अगर वो सबके सब कंजर्वेटिव हो जाएं तो हम इक्विलिब्रियम की हेल्प से पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर देंगे, ठीक है। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से। अगर इस पर्टिकुलर सिस्टम में सारे के सारे कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं तो हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम की हेल्प से पोटेंशियल एनर्जी तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। हमने क्या बात करी थी पहले, इन तीनों ब्लॉक को कुछ फोर्स लगा के हमने खिसका करके देखा आगे और पीछे, जो अपनी जगह से हिल गए और हमेशा के लिए चले गए वो अनस्टेबल की कैटेगरी में आ गए। जिनको हिलाया इनकी जगह से लेकिन ये वापस वहीं पे आ गए तो ये स्टेबल की कैटेगरी में हो गया। जिनको आगे पीछे और पुश किया लेकिन पता चला कि भैया ये तो न्यूट्रल है, ये अपनी जगह पे, मतलब ऐसा नहीं कि वापस अपनी जगह पे आ रहे हैं लेकिन इनके शिफ्टिंग में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यानी कि हमने फोर्स को डिफाइन किया du by dx, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर फोर्स 0 हो रहा है यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, कांस्टेंट है। देखो समझने की कोशिश करना, यहां पे इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का अगर तुम डेरिवेटिव लोगे तो फोर्स क्या आएगा, 0 आएगा। यहां पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम है, यहां पे आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम है। तो हमने क्या किया, हमने 3 भागों में बातों को हमारी बांटा, और वो कैसे, हमने इस पर्टिकुलर इक्वेशन में देखा कि अगर फोर्स को 0 कर देंगे तो या तो पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होगी या मैक्सिमम होगी या मिनिमा पे होगी। तो मैक्सिमम मिनिमा की बात हम जानते हैं सेकंड डेरिवेटिव पे होती है। अगर ये मैक्सिमम वाली कंडीशन है, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो ये बातें हुई, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी अगर मिनिमम है तो ये दोनों बातें हुई, और अगर यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है तो पहला डेरिवेटिव और दूसरा डेरिवेटिव दोनों ही कैसे हो गए, नेगेटिव, 0, ठीक है। तो ये हमने बिल्कुल बेसिक बातें करी। तो फोर्स के सेंस में स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल, पोटेंशियल एनर्जी के सेंस में मैक्सिमम, मिनिमा और कांस्टेंट, क्लियर। अब देखो एक और चीज है जो अभी तक अपन ने नहीं देखी है, और वो क्या है, इक्विलिब्रियम कैन ऑल्सो बी divided into 2 more types
ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी। तो पहला अपन बोलेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरा हम बोलेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब इन दोनों को डिफाइन कैसे करें, स्टैटिक और डायनामिक को। इक्विलिब्रियम क्या होता है, नेट फोर्स बॉडी पे जीरो होना चाहिए। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन होगी इफ द नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो एंड ऑल्सो इट्स वेलोसिटी इज जीरो, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। हम स्टैटिक और डायनामिक का तो मतलब तो जानते ही हैं, स्टैटिक माने रुका हुआ, डायनामिक माने चेंजिंग। तो यहां पे स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या हुआ, जब बॉडी पे नेट फोर्स भी जीरो है और बॉडी की वेलोसिटी भी जीरो है, तो वो कैसे हो गया, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि बॉडी पे नेट फोर्स तो जीरो है। भाई अगर इक्विलिब्रियम का शब्द आ रहा है तो इसका मतलब बॉडी पे नेट फोर्स तो जीरो ही है, लेकिन उसकी वेलोसिटी नॉन जीरो है, तो वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में आ जाता है। ये बेसिकली आपके असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, तो कई बार वहां पे ये बातें बैठ जाती हैं, तो ये हमको पता होनी चाहिए अच्छे से। डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स तो जीरो है, लेकिन उस बॉडी में कुछ ना कुछ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी इज नॉन जीरो। यहां पे लिख देता हूं मैं ऐसे, आप लोग डेफिनेशन लिख लीजिएगा। एफ नेट जीरो, वेलोसिटी जीरो। इसमें एफ नेट जीरो बट वेलोसिटी नॉन जीरो, ये इनकी डेफिनेशन हो गई। लिख लीजिए स्टैटिक इक्विलिब्रियम की। इफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो and also the velocity of the body is zero, then it is said to be in a static equilibrium. If the net force on the body is zero and it is having a non-zero velocity, then the body is said to be in dynamic equilibrium. ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके ऊपर। मैंने आप लोग के लिए कुछ एग्जांपल्स यहां पे बना करके रखे हैं। दिस इज एग्जांपल 1 एंड दिस इज एग्जांपल नंबर 2। तो दोनों ही बिल्कुल अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, है ना, क्योंकि एक बार तो हमने इक्विलिब्रियम समझा है फोर्स की हेल्प से और एक बार हमने इक्विलिब्रियम समझा है पोटेंशियल एनर्जी। तो मैंने एक बार फोर्स और एक्स का डायग्राम बनाया है यहां पे और एक बार पोटेंशियल एनर्जी और एक्स में बनाया है। ठीक है, पहले इसको लेते हैं। तो यहां पे देखिए क्या हो रहा है, ये हमारा कर्व कुछ ऐसे बन रहा है। पोटेंशियल एनर्जी और एक्स के बेसिस पे हमें ये बताना है कि ये कहां कहां पे इक्विलिब्रियम में है और कौन कौन सा इक्विलिब्रियम अपने को बताना है। यहां पे हमको कमेंट करना है स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। इन तीन इक्विलिब्रियम के सेंस में हमें ये कमेंट करना है कि कहां पे स्टेबिलिटी है, कहां पे अनस्टेबिलिटी और कहां पे न्यूट्रल है। तो भाई न्यूट्रल तो हमें देखते से समझ में आ रहा है कि साहब यहां पे न्यूट्रल होगा। कोई भी बच्चा भी देख के बता देगा कि सर यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसी है, कांस्टेंट है, तो भाई यहां पे न्यूट्रल हो गई। ठीक है भाई, ये हमको समझ में आ गया। अब ये ग्राफ का पॉजिटिव एरिया है और ये ग्राफ का नेगेटिव एरिया है, तो यानी कि ये वाली जो बातें हैं ये मैक्सिमम पे है। तो अगर ये मैक्सिमा है, अगर ये मैक्सिमा है तो मैक्सिमा पे स्टेबिलिटी होती है या अनस्टेबिलिटी होती है? क्या अनस्टेबिलिटी होती है? हमने यहां पे देखा था ये मैक्सिमा का पॉइंट है, इस मैक्सिमा के पॉइंट पे अनस्टेबल, मिनिमा के पॉइंट पे स्टेबल। तो यही चीज यहां पे भी अप्लाई होगी। पोटेंशियल एनर्जी के सेंस में अगर अपन देखें तो मैक्सिमा पे अगर मैं यहां पे कोई एक पार्टिकल रख दूं और इसको इधर से धक्का दूं और इधर से धक्का दूं, तो वापस अपनी जगह पे आएगा क्या? कभी भी नहीं आएगा। इसका मतलब ये कैसी जगह हो गई? एक अनस्टेबल। ठीक है, अब मिनिमा कहां पे दिख रहा है? क्या यहां पे हमें मिनिमा दिख रहा है? अगर ये पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, तो अनस्टेबल हो गया और ये कैसा हो गया? एक स्टेबल पॉइंट। क्लियर? तो हमने स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल को इस ग्राफ के अंदर पिन पॉइंट किया विद द हेल्प ऑफ आवर नॉलेज। अब इस ग्राफ में बातें की जाए,
ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कह लीजिए, या फोर्स और एक्स एक्सिस में ये वाला आपको एक ग्राफ यहां पे दे रखा है। तो भाई फोर्स इज नथिंग बट द डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और अगर ये बोला जा रहा है कि यहां पे हमें इक्विलिब्रियम की बात करनी है ना, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, क्या क्वेश्चन है ये, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इक्विलिब्रियम इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो इक्विलिब्रियम कहां होता है, जहां पे नेट फोर्स जीरो होता है। तो इस ग्राफ में आप मुझे वो पॉइंट्स बताइए जहां पे नेट फोर्स जीरो हो रहा है। तो भाई नेट फोर्स कहां कहां पे जीरो हो रहा है, एक तो इस जगह और एक इस जगह। क्या इन दोनों के अलावा किसी और पॉइंट पे नेट फोर्स जीरो है? यहां पे एक तो नेट फोर्स जीरो है और एक यहां पे नेट फोर्स आपका जीरो है। अब यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर यहां पे ना मुझे पीक्स दिख रही होती तो मैं स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी की बात यहां पे कर देता, लेकिन अब मुझे क्या करना पड़ेगा, फोर्स के सेंस में, यानी कि धक्का मार के देखना पड़ेगा मुझे। तो देखो यहां पे अगर मैं इस पर्टिकुलर जहां पे नेट फोर्स का पॉइंट है, अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे एक्स डिस्टेंस को मैं बढ़ा देता हूं, तो क्या ये जो मेरे को यहां पे ये जो पॉइंट मिल रहा है, क्या ये फोर्स का पॉजिटिव पॉइंट है और ये नीचे वाला नेगेटिव? तो यानी कि यहां पे फोर्स भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स दिया उसी डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस हो गई। अच्छा, अब अगर मैंने इस पॉइंट को थोड़ा सा इधर की तरफ शिफ्ट किया, लेट से एक्स, तो अगर मैं इस पॉइंट को इधर की तरफ शिफ्ट कर रहा हूं तो यहां पे जो फोर्स है वो देखिए, क्या ये जो नीचे वाला फोर्स है ये नेगेटिव है, यानी कि ये इधर की तरफ लग रहा होगा नेगेटिव फोर्स। फोर्स का डायरेक्शन देखिएगा, पॉजिटिव है तो उधर, नेगेटिव है तो इधर। तो अगर ये जो पॉइंट आ रहा है नीचे फोर्स का ये नेगेटिव है, तो क्या फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, और डिस्प्लेस भी मैंने इसको इधर की तरफ किया है। तो यानी कि यहां पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है बॉडी उधर ही जा रही है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है बॉडी उधर ही जा रही है। क्या दिस इज द केस ऑफ अनस्टेबिलिटी? तो हमने क्या बोल दिया कि ये कैसा पॉइंट है, दिस इज अनस्टेबल। ठीक है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आता है। फिर यहां पे देखा हमने इस पॉइंट को थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट किया x, तो हमने क्या किया, यहां पे पॉइंट डाला। तो यहां पे क्या पता चला कि भैया यहां पे जो फोर्स लग रहा है वो पीछे की तरफ लग रहा है, यानी कि फोर्स कैसा है, नेगेटिव है यहां पे नीचे। तो मैंने डिस्प्लेस किया आगे, बॉडी आ गई वापस से पीछे लेकर के उसको, यानी कि वापस से अपनी जगह पे आ गया। अब अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में x डिस्टेंस लेकर के जाता हूं, तो यहां पे ये जो फोर्स है दिस इज पॉजिटिव फोर्स, यानी कि ये इधर की तरफ जाएगा। तो मैं डिस्प्लेस कर रहा हूं पीछे और बॉडी उसको धक्का लगा रही है आगे, यानी कि उस पर एक फोर्स काम कर रहा है आगे। तो यानी कि ये कैसा पोजीशन हो गया, ये स्टेबल हो गया। क्या ये वाली बात क्लियर आई? ये वाला पॉइंट स्टेबल इक्विलिब्रियम का है, ये वाला पॉइंट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन को समझने में? अगर ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हैं तो आपके इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट जो हैं क्लियर हैं, आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। कोई दिक्कत बेटा? क्लियर हुआ? एक बार और समझ लो इसको। हमने अभी अभी एक क्वेश्चन देखा था अनस्टेबल में, एक प्रोफाइल देखी थी। अगर मैं इस बॉडी को आगे की तरफ शिफ्ट करता हूं तो क्या मुझे पीछे के डायरेक्शन में कोई ऐसा फोर्स आ रहा है कि वापस अपनी जगह पे, तो नीचे ही जा रहा है। इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो इधर ही फोर्स जा रहा है और ये अपनी जगह पे नहीं आ रहा, तो ये अनस्टेबल की केस थी। यहां पे आगे की तरफ डिस्प्लेस किया तो फोर्स लगा पीछे और ये बॉडी वापस अपनी जगह पे आ गई। ऊपर की तरफ डिस्प्लेस किया, फोर्स लगा नीचे, तो ये स्टेबल, यानी कि स्टेबिलिटी के केस में डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, और अनस्टेबल के केस में जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में फोर्स है। ठीक है, तो यहां पे वही चीज हो रही है, यहां पे वही चीज हो रही है। इस ग्राफ में अधिकतर बच्चे ये गलती करते हैं, उनको ये पीक दिख जाती है, ओ पीक ऑफ मिनिमा, तो मिनिमा पे आते से ही क्या लगा देते हैं, स्टेबल, और इस पॉइंट को खत्म कर देते हैं। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है, फाइंड द पॉइंट्स एट विच द नेट फोर्स इज 0। ऑप्शन में होगा 2, 3, 1, 0।
तो जिसने 2 पिक कर दिया, या ऐसा क्वेश्चन हो सकता है हाउ मेनी पॉइंट्स इन दिस ग्राफ वेयर द नेट फोर्स इज 0, 1 2 3 4, 4 ऑप्शन। तो जिसने 2 पिक कर दिया कि भाई 2 पॉइंट है, वो सही हो जाएगा। और अगर मार्क करने के लिए बोल दिया कि भाई बताइए इसमें स्टेबल है या अनस्टेबल है, मान लो इसको मैं बोल दूं 0.1, इसको बोल दिया 0.1, इसको बोल दिया 0.2, तो ऐसे पूछ सकते हैं 0.1 पे स्टेबिलिटी है, अनस्टेबिलिटी है या न्यूट्रल है, ऐसे 2 पे पूछ लेंगे। तो यहां पे ध्यान ये देना है कि दिस ग्राफ इज इन बिटवीन फोर्स एंड एक्स, और ये यू एंड एक्स यानी कि पोटेंशियल एनर्जी एंड एक्स के बीच में। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी के साथ अगर अपने को कंपेयर करना है तो हमेशा अपने को पीक्स देखनी है, कहां पे मैक्सिमा है कहां पे मिनिमा। इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एनर्जी के सेंस में कब डिफाइन है, जब मैक्सिमा, मिनिमा और न्यूट्रल की बात होती है। फोर्स के सेंस में कब डिफाइन है, जब हम यहां पे नंबर ऑफ पॉइंट्स देखें जहां पे नेट फोर्स 0 है। तो 2 पॉइंट हमने देख लिए, नेट फोर्स 0 है, अब हम क्या करेंगे, उनको शिफ्ट करके देखेंगे। अगर हम उन्हें शिफ्ट कर रहे हैं, वो वापस से अपनी पोजीशन पे आ रहे हैं, तो स्टेबल है। अगर हम उन्हें शिफ्ट कर रहे हैं और वो वाकई में शिफ्ट हो जा रहे हैं, वापस अपनी जगह पे नहीं आ रहे हैं, तो अनस्टेबल है, जो कि इस केस में हुआ है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से काफी था आज के लेक्चर के लिए। एक बार सम अप करते हैं, अपन ने आज जितनी भी पढ़ाई करी, आज अपन ने कुछ एग्जांपल्स देखे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे। आफ्टर दैट अपन ने क्या किया, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी देखा। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के बाद अपन ने बात करी इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम में अपन ने स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के बारे में बात किया। इक्विलिब्रियम के बारे में हमने ये समझा कि वो फोर्स पे तो डिपेंड करता ही है, साथ में अगर उसको अपन पोटेंशियल एनर्जी के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। कैसे, मैक्सिमा, मिनिमा और न्यूट्रल की बात करके। इस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, यहां पे मिनिमम और यहां पे न्यूट्रल। तो इन तीनों को हमने बंच करके यहां पे एक्सप्लेन किया, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल में। वेलोसिटी के बेसिस पे इक्विलिब्रियम को 2 और तरीके से डिफाइन किया जाता है, स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक का मतलब नेट फोर्स तो 0 है लेकिन वेलोसिटी भी 0 है, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम यानी कि रुका हुआ है वो। डायनामिक इक्विलिब्रियम है तो इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स 0 है लेकिन वेलोसिटी नॉन 0 यानी कि कुछ ना कुछ वेलोसिटी उसमें है। आफ्टर दैट वी हैव टेकन दिस 2 न्यूमेरिकल्स। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम की। अच्छा, आज अपन ने पार्शियल डेरिवेटिव के बारे में पढ़ा है। अगर किसी को पार्शियल डेरिवेटिव में कोई दिक्कत हो सो एनी टाइम यू कैन बज मी, है ना, अपन उसके बारे में भी और डिस्कशन कर सकते हैं। बाकी कोई खास अंतर नहीं है, मैंने आपको डिफरेंस भी बताया था नॉर्मल में और पार्शियल डिफरेंशिएशन में। नॉर्मल में अपन क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं जिसके भी रेस्पेक्ट में करना होता है। पार्शियल में केवल जिसके रेस्पेक्ट में करना उसी के रेस्पेक्ट में करेंगे, बाकी की टर्म को या बाकी के वेरिएबल्स को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। ओके, सो थैंक यू फॉर नाउ एंड थोड़ा सा पढ़ के आइए वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में अपन वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में और उसके कुछ अच्छे एग्जांपल्स लेंगे। बहुत कुछ अपन ने देख लिया है वर्क और एनर्जी के बीच में, ठीक है ना, बहुत कुछ अपन ने देख लिया। अब उन दोनों को एक साथ इंप्लाई करने का टाइम आया, और वो कब करेंगे, जब वर्क एनर्जी थ्योरम अपन पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है मेरे ख्याल से। उसके बाद पावर है, पावर के बाद वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है, सो थैंक यू, एंजॉय लर्निंग पार्ट।